राठौर के ऊपर एक सीट को बढ़ाकर और सीटों पर जीत दर्ज कराने का दारोमदार है, तो कांग्रेस को अपनी सीटें बचाने की जुगत करनी होगी। तो 2 सीटों पर अन्य पार्टी के दावेदार भी इस बार फिर मैदान में है। तो बीएपी और आरएलपी के लिए भी उपचुनाव इस बार में अग्नि परीक्षा होने वाली है। तो आज मंगलवार के दिन 7 सीटों की तारीखों के सामने आने के बाद सियासी दंगल पर किसका होगा मंगल, इसी पर होगी चर्चा। जी हाँ, विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के बजाय अब कांग्रेस भी काफी चिंतित है, क्योंकि कांग्रेस को 4 सीटें बचानी है तो 3 अन्य सीटों पर भी कब्जा करना है। रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा सीटें कांग्रेस के पास थी, अब इन्हें बचाना कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। साथ ही खीवसर, 84 और सलुम्बर सीट पर भी कांग्रेस को जीत दर्ज करना चाह रही है। और इधर भाजपा के लिए सिर्फ पाना ही पाना है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से सिर्फ 1 सीट सलुम्बर सत्ताधारी पार्टी भाजपा के पास थी। अब ऐसे में भाजपा की बजाय कांग्रेस के लिए भी अब चिंता जरूर बढ़ गई है। इसी में करेंगे चर्चा। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से अटल खंडेलवाल, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रतीक सिंह, आपका भी स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी है पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाल सिंह फौजदार, आपका भी स्वागत है। अटल जी, पहले आपका रुख करते हुए, उपचुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब जाहिर है कि नाक की लड़ाई बीजेपी के लिए बन चुकी है। विधानसभा का चुनाव हुआ, जनता ने आपको जीत दर्ज की। लोकसभा का चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए जरूर विफल साबित हुआ, क्योंकि कई सीटें कम हो गई थी। सिर्फ 14 सीटों पर आप जीत पाए थे लोकसभा चुनाव में। अब उपचुनाव की बारी है, तो कितनी बड़ी जो कह सकते चुनौती अब सीएम के सामने आने वाली है उपचुनाव को लेकर? ऋचा जी, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आपने कहा कि लोकसभा में, आप ये कह सकते हो लोकसभा में पिछली बार से कम सीटें थीं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई विफलता ऐसा है। 25 में से 14 सीटें हमने जीती और बहुत से प्रकरण हुए, वो आप सबको याद है कि किस तरीके से संविधान खतरे में, आरक्षण और न जाने क्या क्या, जिस तरीके के फॉल्स कमिटमेंट हुए, महिलाओं को 1 लाख और 8,000। तो ये है बात ये है कि अब जब उपचुनाव है तो हम भी हमारी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो बूथ स्तर तक जाकर देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लाभान्वित जो भी जितने भी चीज़ें उन्होंने की है, वो उनसे लोग लाभान्वित हुए हैं या नहीं हुए, या हमारी क्या कमी है, कोई विचारधारा के इश्यूज हैं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि लोग किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम उन तक सहायता नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये बिल्कुल हमारे हर सदस्य को हमने एक्टिव करने की कोशिश की है कि तेज़ी से एक्टिव हो वो, और कोई भी प्रॉब्लम अगर जनता की है, वो यदि मोहल्ले गली स्तर पर भी है तो वो ठीक की जाए। और एक नीचे जैसे पन्ना स्तर का कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, बूथ का कार्यकर्ता मंडल से विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट तक, ऐसे स्टेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनती है और हम तक प्रॉब्लम पहुंचती है और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम 10 महीने के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन लेकर के वो काम कर रहे हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर की करनी है, मानी 30 लाख करोड़ डॉलर की। उसके लिए राइजिंग राजस्थान स्टार्ट कर दिया। 4 लाख रोजगार देने हैं, जो बेरोजगारों के पिछले सरकारों के अंदर बेहाल कर दिया था, उसी को लेकर के कि 4 लाख रोजगारों का सर्जन करना, सरकारी नौकरियां देना हमारा कमिटमेंट है। हर साल 1 लाख नौकरी देना, तो इसके लिए भी हम सजग हैं। हमारे सभी मंत्रालयों को इसके लिए बोल दिया गया है कि आप रिक्रूटमेंट्स कीजिए, जो भी कमी है उसको सुधारें, स्वीकार करें, सुधारें। हम बहुत संवैधानिक तरीके से, और हमारे जो प्रभारी और माननीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने निडरता के साथ बोला है कि आप जाओ और अच्छी तैयारी के साथ लड़ो। ठीक है, तैयारी देखिए बीजेपी कर ही रही है, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि 7 में से 1 सीट आपके पास रही,
देखिए चुनौतियां तो जब भी आपके आती पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये पाना देखिए, ही पाना है बीजेपी ऐसा के पास। देखिए तो सुनिए, क्या सुनिए, सातों पर यदि कब्जा कर पाएगी 7 में बीजेपी? से अगर एक हाँ। सीट भी खोते हैं हाँ। तो वो हमें तो खोना ही लगता है। तो हम केवल ये कि जनता कहीं ना अगर एक सीट भी जाती है तो हम बोलते हैं कि कहीं लोगों में कहीं ना कहीं कोई विचारधारा का अंतर है, या हमने जो भी सहायता करने की कोशिश की या योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की वो उन तक नहीं पहुंची। तो हम तो उस दृष्टिकोण से लेते हैं कि अगर एक सीट में भी अगर स्थिति अगर खराब होगी या हारेंगे तो वो भी हमारे लिए चिंता का विषय होगा। ठीक है। तो हम बहुत सीरियसनेस के साथ चुनाव में जाएंगे और जाके जनता को अपनी बात कहेंगे। हम मनगढ़ंत फॉल्स कमिटमेंट या जो तोड़ने की राजनीति ठीक है, है। चाहे वो जातिगत हो, भाषा, क्षेत्र, धर्म, ऐसा नहीं। हम जोड़ने की राजनीति से, हम राष्ट्रवाद से, हम हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने से, हम स्टेट को विकास के प्रायोजित, ये सारे हमारे प्रायोजित कार्यक्रम है, इसकी दृष्टिगत हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। प्रतीक जी, 2023 का चुनाव आप हारे, 24 में आपने 10 साल बाद 8 सीटें आपने जीती लोकसभा चुनाव में। अब उपचुनाव की बारी है, कांग्रेस कितनी तैयार है इन उपचुनावों को लेकर? ऋचा जी, जो विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के जो चुनाव हुए उसके बीच में आप एक चीज भूल गए कि 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव भी हुए थे। एक को तो बिना चुनाव जीते इन्होंने मंत्री बना दिया था, टीटी को, और जब डबल इंजन की सरकार चली और उसके अंदर टीटी को जनता ने उतार लिया, तो पहली विफलता उनकी वहां रही। फिर लोकसभा के साथ में एक और उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, वो भी बीजेपी हार गई। तो आप देखिए, जब से सरकार बनी है जनता ने लगातार उनके कामों का आकलन किया, और कामों के आकलन के आधार पे ये रहा कि 2 उपचुनाव के अंदर दोनों की दोनों पे बीजेपी हारी है। अब तीसरी बात, आप ये कह रहे थे कि बीजेपी के लिए तो पाना ही पाना है और खोना कुछ भी नहीं है। अरे सरकार चल रही है, अगर जनता अविश्वास जताती है और उनको, मैं तो कह रहा हूं, अगर 6 सीटों पे भी अगर हराती है, कि ले भी लेते हैं, तो भी उनके लिए तो खोना है, क्योंकि जनता उनके ऊपर अविश्वास जता रही है। अब ये कह रहे थे कि हमारे 10 साल बहुत बढ़िया चले। 10 कल की अखबारों की सुर्खियां हैं कि सुबह तो ट्रांसफर होते प्रधानाचार्यों के, 2 घंटे बाद निरस्त हो जाते हैं। उससे एक दिन पहले की खबर है कि पार्षदों की नियुक्ति होती है, 2 घंटे बाद में निरस्त हो जाते हैं। उससे पहले की खबर है परसों की कि एसओजी जो जांच कर रही है, एसआई जो भर्ती में कुछ हुआ था उसके अंदर वो पार्शलिटी कर रही है, वो कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से बच रही है। उससे पहले की घटना है कि 14 तारीख को 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जोधपुर के अंदर रेप हो जाता है। उससे पहले की और बहुत सारी घटनाएं हैं कि एसपी के ट्रांसफर होते हैं, 10 जिलों के अंदर एसपी नहीं लगाए जाते। तो आप मुझे बताइए, जनता लगातार आकलन करेगी ना इन 10 महीनों के जो कार्यकाल रहा है जो सरकार का। और अटल जी यहाँ पे मुझे 10 उपलब्धि बता जाएं 10 महीने की, या ऐसी कोई भी एक भर्ती बता जाए। बोल रहे कि हमने हर साल 1 लाख भर्ती करने का एक प्रण लिया था। एक भर्ती ऐसी बता जाए, 1000 भर्ती भी जो इन्होंने जिसका नोटिफिकेशन निकाला हो और उसके ऊपर भर्ती कर दी हो। अभी तक टोटल जो हम छोड़ के गए थे उसके अंदर भी 45,000 भर्तियां हुई हैं जो हमने एडवर्टाइजमेंट निकाले थे। इनके एडवर्टाइजमेंट में 1000 भर्ती भी नहीं हुई अभी तक, और ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्ती हर साल करेंगे। तो और पेट्रोल डीजल की बात कर लें, जब सरकार बनी थी तो इन्होंने बोला था हरियाणा और गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल राजस्थान को मिलेगा, तो वो भी नहीं मिलने लगा। तो अब जनता पूछ रही है, भैया 11 महीने हो गए हैं, अब आप कब तक पुरानी सरकार को कोस करके आप वोट लेते रहेंगे? अब आपको अपना रिपोर्ट कार्ड 11 महीने का लाइए, उसी के बाद जनता वोट देगी। कांग्रेस तैयार है उपचुनाव को लेकर? नहीं, 100%। हम तो पहले ही तैयार थे, ये तो लेट हो गया। हम तो सोच रहे थे कि पिछले महीने ही हो जाने चाहिए होते उपचुनाव। ये तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से करता है वो इलेक्शन कमीशन जाने। अब अगर उन्होंने आज डिक्लेयर किया तो हम 100% तैयार है कभी जो 13 तारीख को होने वाला जो चुनाव है। मिथिलेश जी, जनता के मूड में क्या है, जनता के मन में क्या है, कोई भी नेता नहीं भाप पा रहा है। सभी नेता परेशान भी हैं। विधानसभा में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दिलवा दी, बीजेपी को जिता दिया। लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को भी सीटें दिलवा दी और बीजेपी सीटें कम हो गई। जबकि पिछले कई 10 साल से, चाहे 14 का चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, तो 25 की 25 सीटें बीजेपी आज जीत रही थी लोकसभा चुनाव में। अब उपचुनाव होने वाला है तो जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता किस पर विश्वास इस बार जताने की कोशिश कर रही है? देखिए, जनता इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे वोट कास्ट करती है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे और एसआई भर्ती रद्द करेंगे, लेकिन इनको 115 सीटें आई है तो केवल इस कारण आई है, न मोदी जी की वजह से आई है, न भजनलाल जी की वजह से आई है, न वसुंधरा जी की वजह से आई है। और कांग्रेस की सीटें गई है तो केवल इसीलिए कि यूथ ने वोट नहीं दिया। जब लोकसभा चुनाव आए और इन्होंने एक एसआईटी गठित की और फॉर्मेलिटी पूरी की,
और आरपीएससी के लिए बदले बदले से सुर नजर आए और जो आरपीएससी के चेयरमैन को बचाने की इन्होंने कवायद की, उससे लोग नाराज हुए और इनके 10 से 12 लाख वोट कम हुए और 11 सीटें गंवा दी। अब वही मुद्दा है, राजस्थान का जो नौजवान है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किरोड़ीलाल मीणा जिसने जंग लड़ी, जिसने इस सरकार को लाने में बड़ी अहम भूमिका अदा की, वो किनारे पर नजर आ रहे हैं। वो चाहे ईओ भर्ती हो, चाहे आरओ भर्ती हो, चाहे एसआई भर्ती हो, जब कांग्रेस सरकार रीट का पेपर कैंसिल कर सकती है जिसमें बच्चा पीटीटी का एग्जाम देता है, पीटीटी का एग्जाम देने के बाद उसका सिलेक्शन होता है, 2 साल बीएड करता है, एसआई में तो सिंपल ग्रेजुएट है, इनको भर्ती कैंसिल करने में एक्चुअली एक ब्यूरोक्रेट और एक मंत्री उसके प्रेशर में आकर ये बैठे हुए हैं और इनको पता नहीं है कि कितना बड़ा खामियाजा होने वाला है। नहीं तो इन्होंने आरपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ 3 चेयरमैनों के खिलाफ मिथिलेश जी, जो एसआई भर्ती वाला जो चल रहा है अभी मामला, ये तो इनके इसको रद्द लिए करने की बात कही जा रही है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है निश्चित रूप बीजेपी से को। 40 लाख नौजवान इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अगर इन्होंने फैसला नहीं किया, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि ये लचर पचर सरकार चल रही है, रोज निर्णय बदलती है, 40 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं, ये तो साक्षात है। आप नगर पालिका में नियुक्ति करते हैं, रात को करते हैं, हटा देते हैं। इनके संगठन की हालत देख लीजिए, संगठन की हालत क्या है। संगठन में निकालते हैं, एक दिन निकालते हैं सूची और शाम को वापस ले लेते हैं। तो जब न सत्ता चल रही है ना संगठन चल रही है, तो जो अशोक गहलोत ने जोधपुर में कहा था कि सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, ये राजस्थान का नौजवान अच्छी तरह देख रहा है। आप राइजिंग राजस्थान की बातें कर रहे हो, जो वित्त वर्ष है उसके आलोच्य 5 महीने का जो कैग ने रिपोर्ट जारी की है उसके आंकड़े आपने पढ़ लिए क्या? राजस्थान में 30,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा बताया गया है और जो गुजरात से 6 गुना ज्यादा है। इनका कुल जो हालत, तो इनके पास घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, वो हालत है 30,000 करोड़ का घाटा बताया। अभी आलोच्य कैग की रिपोर्ट अभी आई है। तो आप बातें तो पहले कांग्रेस सरकार में करते थे कि आपके ऊपर कर्जा है, आपकी क्या हालत है? तो केवल बातें करने से पार नहीं पड़ने वाली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उपचुनाव में और कागजी बातें देखिए, नहीं करना, जमीन पर तो जातिगत काम समीकरण दिखना भी इनको चाहिए। साधने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं न कहीं जाट इनसे नाराज हैं। कांग्रेस भले हरियाणा में हार गए होंगे, लेकिन राजस्थान में भी जाट लॉबी के 2 बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव है, झुंझुनू और खींवसर। झुंझुनू और खींवसर, झुंझुनू में तो 46,000 तो माइनॉरिटी के वोट है, 46,000 से कांग्रेस की गिनती शुरू होती है। तो बीजेपी बबलू चौधरी को लड़ाती है या और किसी को लेके आती है, हर्षनी कुलहरी को लेके आती है, इसको देखना पड़ेगा। और कांग्रेस किसको लड़ाती है? अगर अभी तो देखिए इस पर मंथन किया जाएगा। ठीक है, लाल सिंह फौजदार, बड़े बड़े ऐसे दिग्गज नेता जिनकी अभी जो लड़ाई है वो भी देखी जा रही है, नाक की लड़ाई हो गई है, चाहे वो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही क्यों ना हो या मदन राठौर हो, किरोड़ीलाल मीणा, सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा और राजकुमार रौत। तो किस तरीके से ये दिग्गज अपनी साख को बचा सकते हैं? क्या कहता है इन 7 सीटों का गणित? देखिए ऋचा, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं ना, जी। वो तय करते हैं कि आपके वादों में कितना दम है या विपक्ष के आरोपों में कितना सच्चाई है। क्योंकि क्योंकि हम और क्या पैमाना मान सकते हैं। आज भजनलाल सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम डबल इंजन की सरकार राजस्थान में विकास की यात्रा कर रहे हैं। पहली बार हमने किया है, जो सरकारें नहीं करती थी वो अक्सर राइजिंग राजस्थान या रिसर्जेंट राजस्थान, जो अन्य नामों से कार्यक्रम होते थे, वो या तो तीसरे साल के अंत में होते थे, चौथे साल में होते थे। लेकिन उन्होंने डेयरिंग डिसीजन लेते हुए इस वजह से कि रोजगार का सृजन हो सके, राजस्थान विकसित राजस्थान बन सके, उन्होंने फैसला किया कि राइजिंग राजस्थान पहले साल में करेंगे। इसके साथ ही चाहे एसआई भर्ती का मामला हो, लगातार जो पकड़े जा रहे हैं, एसओजी को फ्री हैंड किया गया है, पकड़े। लेकिन मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि एक डेयरिंग डिसीजन की जरूरत है। आप देखिए 2 मुद्दे थे, इसमें कोई दौरा नहीं है, केवल 2 मुद्दे थे जो कांग्रेस बाहर हुई और भाजपा सत्ता में आई। पहला मुद्दा अपराध और दूसरा मुद्दा युवाओं के साथ जो पेपर लीक आप रोक नहीं पाई कांग्रेस। 17 पेपर लीक हुए तमाम कोशिशों के बावजूद, हालांकि लास्ट में उन्होंने हथियार चला, रीट की परीक्षा रद्द करके मैसेज देना चाहो युवाओं के साथ, हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन वो कारगर हथियार साबित नहीं हो पाया। युवा खिलाफ गया, बिल्कुल युवा खिलाफ गया, महिला अत्याचार बड़ा मुद्दा बना और युवाओं, और ये 2 मुद्दे कांग्रेस को ले डूबे। तमाम प्रयासों के बावजूद भी उनको रिपीट होने की आशा थी। अब क्योंकि ये पूरा वजन है भजनलाल सरकार पर, आपको साबित करना होगा कि आप युवाओं के साथ हैं।
आपको साबित करना होगा कि प्रदेश में महिलाएं भजनलाल सरकार के राज में सुरक्षित हैं। आपको साबित करना होगा कि बेटियां अगर स्कूल कॉलेज पढ़ने जाती है तो मां निश्चिंत होकर रहती है, कोई बात नहीं मेरी बेटी सेफ आएगी, ये मैसेज देना आपको जरूरी होगा। चुनाव कई बार अलग पैटर्न पर लड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि आप सत्ता में हो तो आप उन वादों से बच नहीं सकते, उन अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना होगा, या आपको मैसेज देना होगा। एक चीज। दूसरा, राजनीति में नैरेटिव का बड़ा फर्क पड़ता है, परसेप्शन और नैरेटिव। आप देखिए देश में यही गेम चल रहा है। जो पार्टी ये बताने में कामयाब हो गई कि हम देश के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं, देश को स्ट्रांग बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, भारत को पुनः विश्व गुरु के आसन पर आरूढ़ करेंगे, युवाओं के सपनों को साकार करेंगे, उनको पंख देंगे, ये अगर नैरेटिव बन गया, परसेप्शन बन गया, युवा उस तरफ चला गया। लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट हुआ, कांग्रेस ने किया कि आरक्षण को खतरा है, SC/ST आरक्षण खत्म हो जाएगा, नैरेटिव सेट हुआ, उसका नुकसान हुआ, 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 256 के आसपास सिमट गई। ये नैरेटिव है। अब इन 7 चुनाव की बात कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ हरियाणा चुनाव से पहले, क्योंकि लगातार हम पॉलिटिकल कवरेज करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से बातें करते हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एकदम जो कॉन्फिडेंस था बिल्कुल जीरो था। ये एक सलोमर सीट को की सहानुभूति की लहर पर हम जीत जाएंगे, इस तरह की बातें होती थी। बाकी वहाँ भी डर सता रहा था कि कहीं यहाँ पे BJP का कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं आ जाए, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की तो बहुत मजबूत स्थिति दिख नहीं रही है। खैर, अब लेकिन जैसे ही हरियाणा को चुनाव आया, BJP कार्यकर्ता में एक आत्मविश्वास जागा। उसका फायदा BJP कितना उठा पाती है, वो कार्यकर्ता जो पूरी तरह से डिमोरलाइज हो रहा था। और ये जो नाटक चल रहा है, मैं नाटक इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े मंत्री, इतने वरिष्ठ मंत्री, आखिर हो क्या रहा है। आप एक सूची निकालते हो, आपको वापस विड्रॉ करनी पड़ती है। संगठन में युवा मोर्चा की सूची निकलती है, आपको वापस लेनी पड़ती है। एक नाम के कारण आप पता नहीं करते कि एक नाम जिसका जोड़ रहे हैं उस पर कोई आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आप वापस कर लेते हैं। इससे पहले अभी आज प्रिंसिपल की सूची निकली, उसमें आपने पता ही नहीं किस तरह का अध्ययन किया, एक ही जिले के लोगों को आपने बाड़मेर बांसवाड़ा भेज दिया। अरे भाई हो क्या रहा है, आप अध्ययन तो करिए, रिसर्च तो करिए निकालने से पहले। तो क्या होता है रिचा, ये चीजें क्या जनता के बीच जाती हैं, तो एक मैसेज जाता है आखिर सरकार में हो क्या रहा है। इस नैरेटिव को, इस परसेप्शन को भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा। लेकिन ठीक, मैं अपनी बात खत्म करूंगा इस बात को कहते हुए, क्या विपक्ष इसको भुना पाएगी, या विपक्ष उसी मुगालते में जो हरियाणा में रही। कांग्रेस मास पार्टी है, कांग्रेस के पास आज भी जातीय आधार सबसे बड़ा है, जातीय समीकरण हर सीट पर देखिए कांग्रेस पास ज्यादा मिलेंगे आपको। जैसे कि मेरे साथी बता रहे थे मिथिलेश जी की 46,000 से आपका शुरू होगा, कहाँ पर, झुंझुनू में। अधिकतर जगह उनके साथ यही होता है। कांग्रेस की तो गिनती होती है और BJP की शुरुआत 0 से होती है, लेकिन होता क्या है, परिणाम क्यों उनके उल्टे जाते हैं, क्योंकि ये मास की बात करते हैं। हमारे साथ जाट भी है, हमारे साथ माइनॉरिटी भी है, हमारे साथ ST भी है, हमारे साथ SC भी है, लेकिन जब जमीनी धरातल पर आपको देखते हैं, आपके बूथ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपके मंडल की कार्यकारिणी नहीं है, वोट लाने वाला आपके पास नहीं है, तो संगठन जब आपका मजबूत होगा ही नहीं तो आप मास होगा, क्या फर्क पड़ता है। BJP माइंड रूट चुनाव लड़ती है, उसको पता है कि हमारी स्थिति कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है। आप देखिए हरियाणा में लास्ट तक BJP ने अपनी रणनीति बदलाव नहीं किया, लास्ट तक बदलाव नहीं किया, और उसका परिणाम आप देखिए, कई 32 सीटों से कांग्रेस का हार रहा है। क्यों, आप फोकस नहीं कर पाए। कहीं 600 सीटों से हार रहा है, इसका मतलब आप गौर नहीं कर पाएगा आप इतना कम। कहीं ये भी हो सकता है परिणाम, क्योंकि इन्होंने सोचा कि जीत ही 50,000 से कम होगी नहीं। लेकिन मैं इन चुनावों को जोड़ के जरूर कहूंगा कि दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। और देखिए रिचा, एक बात बताऊं आपको, ये चुनाव राजस्थान का मिनी चुनाव है। क्यों मिनी चुनाव कह रहा हूं मैं, मिथिलेश जी जब आप पहुंचेंगे दो ही मेरी बात का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर विधानसभा का भौगोलिक, जातीय समीकरण और मिजाज अलग है। आप रामगढ़ की सीट की तुलना झुंझुनू से नहीं कर सकते, झुंझुनू को 84 से नहीं कर सकते, दौसा से नहीं कर सकते, टोंकुनियारा से नहीं कर सकते। हर किसी का जातीय समीकरण अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, और वह किस नेता का प्रभाव किस सीट पर है ये भी अलग अलग है। ठीक है अटल जी, जिस तरीके से हमारे लाल सिंह फौजदार ने भी कहा कि हर एक सीट का जाति समीकरण बहुत अलग है, भौगोलिक समीकरण बहुत अलग है, और किस सीट पर किस नेता को पसंद ज्यादा किया जा रहा है, किसका प्रभाव ज्यादा है, ये किस तरीके से बीजेपी तय करने वाली है। अटल जी देखिए, मैं पहले भी बोल चुका ये बात कि भाई हमारी जो पार्टी है संगठनात्मक पार्टी है, वो बूथ स्तर तक मजबूती देखते हैं हम लोग, और वहाँ पर जा कर के और हम बाकायदा विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस कर के और देखते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सुधार किए जाएं। जहाँ तक मिथिलेश जी का, मैं एक प्रश्न का उत्तर दे दूं कि कैग ने कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन 10 महीने पहले 5,89,000 करोड़ का कर्ज हम पर है। पहले दिन हम छोटे थे, उसी दिन हमने घर थोड़ी बना लिया था, हमें थोड़ा टाइम लगा कुछ इकट्ठा करने में और घर बनाने में, तो वही समय लग रहा है। इसीलिए राइजिंग राजस्थान हम अभी 12.5 लाख करोड़ के तो हमने MOU कर लिए, और हम दिल से कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन लेवल भी हम सुधारेंगे, उसी से तो पैसा आएगा।
पैसा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे मुद्दे अपराध बता की दीजिए। बात कर अटल रहे हो जी, तो अपराध ठीक है। आज की तारीख में अटल जी, 8.13% आपकी सरकार कम बने हुआ हुए है। 10 महीने पूरे हो चुके हैं और कब तक आप ये कांग्रेस का दामन पकड़ के रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कब तक हम पीछे मैंने पड़ेंगे? सर, एक अब बात तो- भी अब तो आपको सर, कांग्रेस हाँ, को लेकर नहीं लेकिन कही। सर सुन तो लीजिए मैं अटल ये जी, कि अटल जब सुन कोई तो- ये सर, सुन तो कहता लीजिए, है, अटल जी मेरी बात तो सुन लीजिए। अब प्रतीक जी ने भी ये कहा कि आपने 10 महीने काम किया, अब 10 उपलब्धियां गिना दीजिए, अरे तो 5 ही ठीक है, गिना आप दीजिए। देख लीजिए, आते ही हमने पेट्रोल डीजल के पैसे जो हम कर सकते थे कम, वो किए हमने कम। ठीक है। ERCP जो कि लिए बैठे थे 5 साल तक, हम जाकर के उसका समझौता किया। यमुना आती हूँ जल प्रतीक जी। समझौता हमने जाकर के किया कि तुरंत गए और वहां पर जल समझौता किया। बेरोजगार युवाओं को हमने बांटे, इन्होंने तो केवल एडवर्टाइजमेंट की बात की, हमने तो बकायदा अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। और हमने हर विभाग को बोल दिया, चिकित्सा विभाग में डॉक्टर्स की कमी है, 1290 सीटें निकली हुई पड़ी हुई है, 50,000 से 55,000 ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ड्यू पड़े हुए हैं चिकित्सा विभाग में, ठीक है। जो कभी भी निकल सकते हैं। प्रतीक इस तरह जी, की बहुत सारी जगह हैं, उपलब्धियां तो बातें गिना करने को दी हैं बहुत सारे। अटल जी अब ने एक नहीं ऋचा पूरी- जी, एक और बात अच्छा, बता एक देता और- हूँ। एक और बात, ये हाँ। जो फॉल्स कमिटमेंट है ना, हाँ। आप यमुना जल समझौता हुआ है उसे निरस्त करेंगे, तो ये दोहरी जो नीति है ना कि यहाँ ठीक है। किसानों को कहते चलिए, हैं प्रतीक कि जी हुआ कुछ ही कहना नहीं, चाहते और हैं, वहाँ ठीक है। किस चीज को निरस्त करेंगे? ठीक है, तो ये प्रतीक फॉल्स जी। कमिटमेंट और ये तोड़ने की राजनीति जातिगत वो चलने वाली नहीं। हम बेहतर माइक्रो प्रतीक जी, मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। तोड़ने की राजनीति नहीं ऋचा चलेगी जी। इस बार, जनता ऋचा काम जी, देखेगी। ऋचा जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, काम देखेगी जनता। पिछले नवंबर के अंदर चुनाव हुए थे, जनता ने इनके वादों पर विश्वास किया और इनकी सरकार बनाई। और जब ये अपने वादों पे शुरुआत से ही खरे उतरते हुए नहीं दिखे, तो मंत्री बनाने के बावजूद भी आप देख ली TTG को चुनाव हरा दिया जनता ने। उसके बाद में क्या हुआ, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए, फिर लोकसभा के चुनाव हुए और उसके साथ में एक और उपचुनाव हुआ। तब भी जनता को यही लगा कि हमारे वादों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और फिर उपचुनाव इनको हरा दिया। और फिर 10 महीने की मैं बात कर रहा हूं, ये उपलब्धि में इधर उधर बात करते रहे। मुझे अटल जी बता जाएं, आपने देखा हो तो आप बता जाएं, ERCP के ऊपर जो समझौता हुआ है, किसी के पास उसकी कॉपी है क्या? किसने देखा है वो समझौता क्या हुआ है, बता दीजिए। उस MOU की कॉपी अगर अटल जी के पास हो तो वो दिखा जाए, ऋचा जी आपके पास हो तो वो आप दिखा दीजिए, आपके चैनल के पास हो तो आप दिखा दीजिए। प्रतीक बताइए जी, एक किसी के बात पास है क्या? बताइए, उसमें अब दो दूसरी- मोटी अटल जी, बात, एक बार 3 सुनिए, बड़ी बातें अटल जी थी। सुनिए, ऋचा जी प्लीज इनको चुप कराइए आप इनको प्लीज चुप बोलो, कराइए। आप मैं जब बोलूं फिर क्वेश्चन बोलना, कर रहे हो तो आप उत्तर भी सुन बोल लो, लीजिएगा। फिर भूल जाओगे आप अपनी आप। बारे आप अपनी आप बारी में भूल बोलना। जाओगे ऋचा जी कि प्लीज जल नहीं, ऐसे आप आपकी में क्या पोल खुलने हुआ? लगी तो आप बीच में मत बोलिए। ऋचा जी प्लीज। ठीक है। अब मैं अटल जी अब रुक ये बोल जाइए। रहे थे कि 1 लाख नौकरियां हर साल देंगे। मैंने इनको बोला 1000 नौकरी भी दी है क्या कहीं भी? ये बोल रहे हैं पेंडिंग पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है। आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसके ऊपर 1000 नियुक्ति भी दी हो तो परीक्षा का नाम बता दीजिए। 1000 नौकरी जिसका एडवर्टाइजमेंट आपने निकाला हो, बताइए। आप 1 लाख का वादा किया था आपने वादा किया था हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। आपने 4 रुपए कम किए पेट्रोल के अंदर, हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल हो गया क्या? चौथी बात ये बोल रहे थे कर्जे की। नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे, अमित शाह आए थे, बोले राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। अरे केंद्र में आपकी सरकार है, ले लीजिए पैसा, विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए ना, सारा कर्जा खत्म अच्छा हो प्रतीक जी, जाएगा। मुझे ये बताइए बताइए। ठीक है, ठीक है प्रतीक जी, सुनिए मुझे ये बताइए प्रतीक जी, अब आप जब चुनाव मैदान में आएंगे तो बीजेपी की विफलता को लेकर आएंगे या फिर अपने कामों को लेकर आएंगे? सर आपके मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं, जनता के बीच जाकर क्या गिनाएंगे आप? सर मुझे ये बता दें, किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है? हाँ, उसी पे बता देता हूँ। जी। जो इनकी जो 10 महीने की विफलता रही है और हमने जो पिछले 5 साल के अंदर कार्य किए हैं, उसी के ऊपर जनता वोट देगी। और उसी पे पिछले 2 उपचुनाव में वोट दिए हैं, उसी में लोकसभा में वोट दिए हैं, और उसी मुद्दों के ऊपर जनता इन उपचुनावों के ऊपर वोट देगी। क्योंकि आप देखिए लगातार सर्कस चल रहा है। सर्कस मतलब ट्रांसफर होते हैं 2 महीने 2 घंटे बाद कैंसिल हो जाते हैं। पार्षदों की नियुक्ति होती है 2 घंटे बाद कैंसिल हो जाती है। एसपी के ट्रांसफर होते हैं, 10 जिलों में एसपी नहीं लगाए जाते। आप बता दीजिए, तो सर्कस चल रहा है ना ये। एक जगह 2 डॉक्टर लगा दिए, एक जगह एक भी डॉक्टर नहीं लगाया। तो इनको पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलाते हैं। ठीक है प्रतीक जी, थोड़ा समय की कमी है मेरे पास, माफी के साथ तो रोकना चाहूंगी। ठीक है मिथिलेश जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से सर, 10 सेकंड। ये कहना है कि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत को महाराष्ट्र में भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन क्या दोनों के बीच में वैमनस्यता खत्म हो गई? क्योंकि हरियाणा भी इन्होंने इसीलिए गंवाया है क्योंकि कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच नहीं बनी। हालांकि बाई इलेक्शन में कांग्रेस हमेशा भाजपा पर भारी रही है, चाहे वसुंधरा जी सीएम रही हो, चाहे कुछ रहे हो। इसलिए ये अगर हार भी जाती है बीजेपी, तो बीजेपी के तो खाते में पहले से ही हार है।
पिछली बार भले इन्होंने सरकार बना ली, उपचुनाव में अगर एक लेकिन अगर राजसमंद सीट को कांग्रेस छोड़ हारती दें, है तो उनके लिए चिंता का विषय जरूर है। कांग्रेस के लिए लाल चिंता सिंह का फौजदार विषय जी, है। ठीक है, लाल सिंह जी, ठीक 10 है, सेकंड। इसमें उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन 2023 के उपचुनाव में एक खास बात है जो देखने वाली बात है। कांग्रेस उन सीटों पर अधिक जीती जहां सहानुभूति की लहर थी, और बीजेपी ने इस दाव को नहीं चला, केवल राजसमंद वाली सीट पे चला, वहां पर चुनाव जीत कर आए। बाकी किसी भी सीट पर उसको नहीं उतारा जिस कैंडिडेट की या मौत हुई हो या परिवार से आता हो। हालांकि बीजेपी वो परिवार नहीं का नारा लगा रही थी, इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा। इन चुनावों में आप देख लीजिए, 2 सीटें सलूम्बर और रामगढ़, यहाँ किस तरह का दाव चलता है, क्या टिकट वितरण होता है, काफी हद तक तय करेगा। देखो मैं लास्ट में कह रहा हूँ, अभी किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन भारी नहीं रहेगा, मैं टिकट वितरण के बाद डिबेट करूंगा, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे और वो तस्वीर उसके बाद और इसके बाद देखिए सर्वे किया जाएगा, प्रत्याशी कहां पर किसको उतारा जाए, ये भी दोनों ही पार्टियां इस पर जरूर काम करने वाली है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने का, अपने कीमती वक्त मुझे यहाँ पर देने के लिए। तो देखिए अब उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन अब जनता के मन में क्या है, जनता के मूड में क्या है, जनता किसे यहाँ पर जीत का सरताज बनाने वाली है, किसी जीत का ताज बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सच पे धड़क के साथ। सरकारी भर्तियों की खुली उज्जवल भविष्य का सपना हो रहा साकार। युवाओं की मददगार भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए खोले सरकारी भर्तियों के द्वार। 88,000 से अधिक नवीन सरकारी भर्तियों की खुली राह। 23,820 सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी और 5,000 वाहन चालकों एवं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मार्ग हुआ प्रशस्त। भजनलाल सरकार द्वारा अब तक दी गई 30,000 पदों पर नियुक्ति। 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी। इस साल सरकारी पदों पर 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। 5 साल में होंगी कुल 4 लाख सरकारी भर्तियां। हर जिले में अब होगा रोजगार उत्सवों का आयोजन। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र का कर रहे एक एक वादा पूरा। युवाओं के सपने कर रही साकार भजनलाल सरकार। Welcome to Nirvan University, Jaipur, a distinguished institution established by Government of Rajasthan through Act No. 2 of 2017. Situated on Jaipur-Agra Highway, it spans across 35 acres of lush green campus amidst Aravali Hills. University takes pride in its rich heritage and dedication to excellence in education. Led by the visionary Dr. S.L. Sihar, the chairperson, Nirvan University holds the honor of being recently bestowed with the Pride of Rajasthan Award. Under the patronage of Nirvan Charitable Trust, our institution heads 13 esteemed establishments, accredited by esteemed bodies such as University Grants Commission, Pharmacy Council of India, Dental Council of India, Indian Nursing Council and the Bar Council of India. Nirvan University ensures that all its 13 schools have state-of-the-art participate in sports activities. We have Fitness Yoga Club to promote physical and mental well-being. The university believes in providing hands-on practical experience and level academic events. Beyond classrooms, we foster a vibrant community, creative and intellectual curiosity.